Hello, Namaste. I am Dr. Meenu Chadda, Senior Anesthesiologist, CHL Hospital. Today, on the occasion of World Anesthesia Day, me and my colleagues, the anesthesia team of CHL Hospital, would clear certain myths about anesthesia, enlighten you all with certain basic facts, and make you aware of certain recent advances in Anesthesia Day. World Anesthesia Day, 16th October 1846. This was the day when the first live demonstration of surgical anesthesia was done at Massachusetts General Hospital in Boston for removal of jaw tumor by William Thomas Morton. Before that, surgery was done in an awake patient and the patient in a very barbaric manner. From that day onwards, 16th October is celebrated as World Anesthesia Day worldwide. Hello friends. मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गोयल. आई एम ए सीनियर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एट CH हॉस्पिटल इंदौर. 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया में एनेस्थीसिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन सन 1846 में पहली बार ऑफिशियल एनेस्थीसिया दिया गया था. जैसे ही एनेस्थीसिया की बात आती है, लोगों को सिर्फ क्लोरोफॉर्म ही याद आता है, जबकि ये पिछले 80 सालों से बंद हो चुका है. एनेस्थीसिया एक जटिल प्रक्रिया है. आज मैं आपको एनेस्थीसिया के बारे में कुछ अपडेट्स करना चाहता हूँ. एनेस्थीसिया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: लोकल, रीजनल एंड जनरल. लोकल एनेस्थीसिया वह होता है जो कि ऑपरेशन की जगह पर दिया जाता है. आप सभी लोग कभी न कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे. तो डेंटिस्ट जबड़े में जो इंजेक्शन लगाता है वह एक प्रकार का लोकल एनेस्थीसिया है. दूसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया. रीजनल एनेस्थीसिया में बॉडी का वह पार्ट जहां ऑपरेशन होता है उसे ही शून्य किया जाता है, जैसे हाथ, पाँव या फिर पेट का नीचे का हिस्सा. जिस पेट के नीचे के हिस्से के ऑपरेशन के लिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं. इसमें पीठ में एक सुई लगाई जाती है जिसके द्वारा हम दवाई देते हैं. वह नाभि के नीचे का पूरा हिस्सा उसमें शून्य हो जाता है. यह एक बहुत ही उम्दा तरीके का एनेस्थीसिया होता है. इसमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है. पेशेंट होश में रहता है. वह कुछ ऑपरेशन तो वो मॉनिटर पर अपने देख भी सकता है. तीसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया. आज से तकरीबन 20 साल पहले तक इसमें ईथर दिया जाता था. साथ में बहुत सारी नींद की दवाइयाँ दी जाती थी. उसके बाद में पेशेंट काफ़ी देर बाद होश में आता था. वह उसे कई समय तक उल्टियाँ भी होती थी. आजकल मॉडर्न एनेस्थीसिया में ईथर का कोई रोल नहीं बचा है. इसमें बहुत नई तरह की दवाइयाँ दी जाती है. वह मरीज इसमें ऑपरेशन के तुरंत बाद टेबल पर ही जाग जाता है. कई बार तो ऑपरेशन के बाद मरीज शाम को घर भी जा सकता है. एनेस्थीसिया पूरा साइंस है, लेकिन यह शरीर की बीमारियों से अफेक्ट भी होता है. एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी चाइल्डहुड या सीनियर सिटीजन्स, इनमें एनेस्थीसिया खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है. लीवर व किडनी डिसीजेस में ड्रग मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो मरीज को अवेकनिंग में कई बार टाइम लग सकता है. एनेस्थीसिया से हार्ट पर थोड़ा लोड आता है, इसलिए हार्ट डिसीजेस वाले पेशेंट्स को थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है. आप लोगों से सिर्फ एनेस्थीसिया के लिए यही अपेक्षा रहती है कि अपनी सभी तरह की बीमारियों के बारे में एनेस्थेटिस्ट को पूर्व में ही बता दें. यदि किसी को ड्रग एलर्जी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड, अस्थमा, बीपी, तो वह भी मरीज को अपने एनेस्थेटिस्ट को पहले से ही बता दें. लेकिन कई बार एनेस्थीसिया ड्रग से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इसलिए एनेस्थीसिया में थोड़ा खतरा तो रहता ही है. सेफ एनेस्थीसिया के लिए अपने एनेस्थेटिस्ट से सहयोग करें व उस पर विश्वास रखें. Hello dear friends, I am Dr. Gaurita Srivastav, Consultant Anesthetist, CHL Hospitals, Indore. First of all, I would like to congratulate my colleagues all over the world on the occasion of World Anesthesia Day today. I hope and pray that all of us stay safe and healthy during this global pandemic. I indeed feel very proud to be a part of an anesthetist team. As my colleague Dr. Praveen introduced you to the concept of a pre-anesthetic checkup, I will take off from there.
Anesthetists are unique and versatile. They are the medical specialists who are equipped in providing anesthesia to a wide spectrum ranging from premature newborns to a centenarian. In order to perform this Herculean task perfectly, it is most prudent for us as anesthetists to do a detailed preoperative checkup of every patient. During this checkup, we find out about various other diseases that the patient has, which include high blood pressure, diabetes, asthma, tuberculosis, typhoid, jaundice, malaria, etc. And then we try to optimize his condition as much as possible so that the disease does not worsen during the course of the hospital stay. We get certain routine blood investigations done and also investigations such as chest X-ray and ECG, and then as per the patient's conditions, detailed blood investigations are also done. We also take a detailed personal history of the patients and advise them to refrain from conditions like smoking, consumption of alcohol, chewing tobacco, etc. because this increases the chances of complications during surgery. We also counsel patients regarding the various types of anesthesias that we can give and also the common problems that are associated with them. We prescribe certain medications in order to reduce the pain and fear before surgery. The main aim of our checkup is to get to know our patient and reduce his stress and fear of surgery, and also to reduce the disease as far as possible and to make him fit as much as possible for surgery. The anesthetist is indeed a true perioperative physician. He is the captain of the ship who sails you smoothly through the entire journey of the hospital. So my dear friends, please cooperate as much as possible with your anesthetist in order to have a smooth surgery and outcome. Thank you very much. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वास्केल है। मैं कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट CHL हॉस्पिटल इंदौर हूँ। आप सभी को आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एनेस्थीसिया डे पे मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया क्या क्या मॉनिटरिंग की जाती है। जैसा कि आपको हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर प्रवीण गोयल ने बताई है कि एनेस्थीसिया कितने प्रकार के होते हैं। एनेस्थीसिया चाहे लोकल हो, चाहे रीजनल हो, चाहे जनरल हो, कुछ बेसिक मॉनिटरिंग की जाती है जिसमें इंक्लूड होता है SpO2, ECG, BP और टेम्परेचर। ब्लड प्रेशर हम दो तरीके से लेते हैं। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग इन्वेजिव तरीके से की जाती है या नॉन इन्वेजिव तरीके से की जाती है। नॉन इन्वेजिव तरीका वही होता है जैसे आप कोई भी फिजिशियन के यहाँ जाते हैं और वो आपका BP लेता है। नॉन इन्वेजिव तरीके में यहाँ पर एक आपकी आर्टरी में एक कैनुला डाला जाता है जिससे एक मॉनिटर कनेक्ट किया जाता है और वो आपके पल्स टू पल्स आपका BP मॉनिटर करता है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि OT का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट का BP बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ में बेहोशी की गैसेस का मिश्रण दिया जाता है, उसे भी मॉनिटर किया जाता है। गैस एनालाइज़र इसमें एनेस्थीसिया के लिए मदद करता है, जिसमें हमें बताता है कि हमें कितनी बेहोशी की दवाएं देनी है। इसी के साथ में CO2 का भी मॉनिटर किया जाता है। पेशेंट के पेशाब की नली भी डाली जाती है जिससे हम यूरिन का मॉनिटरिंग करते हैं। यूरिन की मॉनिटरिंग से हमें किडनी के बारे में जानकारी मिलती है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद मिलती है। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी सर्जरी के लिए जाएँ तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और अपने एनेस्थीसिया के बारे में ज़रूर जानकारी लें। थैंक यू। प्रणाम मित्रों, मैं डॉक्टर विजय महाजन हूँ और इंदौर के CHL हॉस्पिटल में कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हूँ। जैसा कि मेरे साथी वक्ताओं ने बताया, आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपसे एनेस्थीसिया से संबंधित भ्रांतियों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आम भाषा में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि वे क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाले डॉक्टर हैं। आज से करीब 70-80 साल पहले क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के लिए उपयोग में लाया जाता था, परंतु आज ज़्यादातर एनेस्थीसिया इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और साथ में क्लोरोफॉर्म से भी कहीं ज़्यादा उन्नत गैसेस का उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग काफ़ी पहले बंद हो चुका है। दूसरी भ्रांति यह है
कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन रूम से बाहर चले जाते हैं। वास्तव में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी ऑपरेशन चलने तक पेशेंट की संपूर्ण देखभाल करने की होती है। यही नहीं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन के रूप में होता है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद की मरीज की सारी देखभाल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के जिम्मे होती है। लोगों में यह भी धारणा है कि छोटा ऑपरेशन मतलब छोटा एनेस्थीसिया। यह सही नहीं है। ऑपरेशन छोटा हो सकता है, परंतु एनेस्थीसिया छोटा नहीं होता है। ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो यही कहा जाता है कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया। दरअसल एनेस्थीसिया की डोजेस पेशेंट की एज, हाइट, वेट और अन्य बीमारियों के आधार पर तय होती है। जिस तरह से हर व्यक्ति की डाइट अलग होती है, इसी प्रकार हर व्यक्ति की एनेस्थीसिया ड्रग्स की जरूरत भी भिन्न होती है। इसीलिए उन दवाइयों का असर लंबे समय तक रहने की संभावना होती है। कुछ बीमारियों या दवाइयों के सेवन के कारण एनेस्थीसिया प्रोलॉन्ग हो सकता है। लोगों में यह भी मान्यता है कि स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बाद कमर दर्द बना रहता है। आज इस प्रकार के एनेस्थीसिया में बहुत पतली नीडल्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण कमर दर्द बने रहने की संभावना शून्य हो जाती है। लोगों को यह लगता है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सिर्फ ऑपरेशन रूम में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की आवश्यकता ऑपरेशन के रूम के बाहर, यानी कि आईसीयू, सीटी स्कैन, एमआरआई या कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के दौरान भी होती है। लोग समझते हैं कंसेंट या स्वीकृति दे दी तो आपकी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। यह सही नहीं है। पेशेंट की अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारी के बारे में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बताना बहुत जरूरी होता है और साथ ही एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे ऑपरेशन से पहले कब से खाना पीना बंद करना है और कौन सी दवाइयाँ लेनी है या बंद करनी है, यह सब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से चर्चा करना जरूरी होता है। आज के डिजिटल युग में माना जाता है कि गूगल नोज एवरीथिंग। यह सरासर गलत है। आपको अपनी बीमारी और उससे संबंधित इलाज के बारे में आपके डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। धन्यवाद। Good morning everyone. I am Dr. Amit Khare, consultant cardiac anesthetist, CHL Indore. On World Anesthesia Day, I want to discuss about scope of anesthetist outside the OT room. First of all, as intensivist, an anesthetist having detailed medical knowledge and technical skill to deal with various emergencies and trauma care. He can able to provide airway management, cardiac pulmonary resuscitation, advanced life support and pain control. As pain physician, he can specially trained to evaluate, diagnose and treatment of different type of pain like acute pain, chronic pain, cancer pain or combination of these pain. Some remote locations outside the OT room where anesthesia can administer anesthesia and sedation to perform these procedures like radiology suites, in which procedures like coronary angiography, coronary angioplasty, interventional radiology procedures and in CT and MRI. In endoscopy room, in dental clinic, in burn units for burn dressings, in psychiatry unit for electroconvulsive therapy and in gynec unit for in vitro fertilization. So these are the area outside the OT where anesthetist presence is at most important. Thank you very much. As my colleagues have educated you about the basics of anesthesia, now I would like to tell you about certain recent advances in anesthesia. आज के युग में जो महिलाएं प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाती, उन्हें पेनलेस चाइल्ड बर्थ की सुविधा वॉकिंग एपिड्यूरल द्वारा एनेस्थेटिस्ट ही देते हैं। कई ब्रेन सर्जरी में ट्यूमर उस जगह लोकेटेड रहता है जिसमें बेहोश किए गए पेशेंट में अगर ऑपरेशन किया जाए तो कुछ नुकसान हो सकता है। इन केसेस में हम ऑपरेशन
अवेक क्रेनियोटमी करके कहते हैं, जिसमें पेशेंट के सौजन्य से हम ये ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को जगा के ट्यूमर की लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं ताकि मरीज को कोई नुकसान नहीं हो। सिमिलरली कार्डियोपल्मोनरी बाईपास भी अवेक स्थिति में कर जा सकता है। पीठ में सुई लगा के पेशेंट पूर्ण रूप से होश में रहता है और ऑपरेशन किया जाता है। पेन मैनेजमेंट को एक एनेस्थेटिस्ट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो एक्यूट पेन हो मतलब इमीडिएट ऑपरेशन के बाद, या फिर वो क्रॉनिक पेन हो। क्रॉनिक पेन में कई प्रकार के इस प्रकार के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं जिससे ऑपरेशन अवॉइड हो सके, जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ट्राइजेमिनल ब्लॉक लगाते हैं, या कमर दर्द में ट्रांसफोरामिनल, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एपिड्यूरल या ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस भी किया जा सकता है। So I would just end by saying that during an operation your life is in our hand, so please trust and cooperate with the anesthesiologist for a safe outcome. Thank you.